today we are starting a new chapter that is dual nature of radiation and matter. सो ये चैप्टर जो है वो मेनली थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें बहुत ही लिमिटेड फार्मूलाज हैं, तो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग इट इन दिस वे। यानी मैंने अपने नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लिया है और मैं इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने हाईलाइट भी करके रखे हैं कि मुझे याद रहे कि मुझे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने हैं और इन्हीं पॉइंट्स से आप इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड आउट कर पाएंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज़्यादा लंबा नहीं है, पीपीटी की फॉर्म में भी हो सकता था, बट दैट्स अ कॉमन थिंग। तो मुझे लगा कि इसे ब्रीफली और जल्दी से हम ख़त्म करें। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, 4 मार्क्स का 4 to 5 मार्क्स का वेटेज होता है, इसका ज़्यादा नहीं होता। तो चलिए बात कर लेते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन ये हमें क्या देने वाला है। तो जे थॉमसन जो थे उन्होंने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन दैट ही वॉज एबल टू गिव द इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो, यानी कि चार्ज टू मास रेशो जो है वो दे पाए, लेकिन चार्ज का एक्चुअल वैल्यू और मास की एक्चुअल वैल्यू वो डिफाइन नहीं कर पाए। Then after him Millikan's performed an experiment and that was called as oil drop experiment। और जब उन्होंने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे दी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो उन्होंने डिफाइन किया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि वहाँ पहला एक्सप्लेनेशन हमें मिला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। लेकिन हमें अब तक ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन क्या कोई इलेक्ट्रॉन एस्केप आउट भी हो सकता है मेटल सरफेस से? इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो बेसिकली इसी चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दी मेटल सरफेस और उसके कितने तरीके हो सकते हैं, क्या प्रोसीजर हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाय द इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप आउट ऑफ द मेटल सरफेस। यानी कि वो सिर्फ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी एनर्जी कि वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो फिर वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी गेन करेगा। तो हम वर्क फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि सिर्फ इतनी एनर्जी कि वो मेटल सरफेस से बाहर आ सके, और इसे हम डेफिनेशन या फॉर्मूला कह सकते हैं कि फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें फाई नॉट क्या है? ये वर्क फंक्शन का सिंबल है। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। और न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल की, मेटल कैसा है, उसके पास कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आएंगे। दूसरा, नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, सरफेस रफ है या वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल किसी पर्टिकुलर शेप में है, तो उन सब चीज़ों का भी नेचर ऑफ द सरफेस कैसा है, रफ है, जिगजैग है, कितना एक्सपोजर वो दे पा रहा है मेटल सरफेस, कितना एक्सपोजर उसको हम वेव से दे रहे हैं, किसी लाइट से दे रहे हैं, इंटेंसिटी से दे रहे हैं, तो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वर्क फंक्शन कितना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसिप्ट कर रहा है, रिसीव हो रही है सरफेस के ऊपर, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इमिशन। सो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिसमें फर्स्ट है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मल से हम पता चल रहा है कि हीट की बात हो रही है। तो अगर हम किसी सरफेस को हीटअप करना शुरू कर दें विद सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर फॉल करे और हीटअप हो जाए वो सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन जो है उस सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और ये एक प्रोसेस हो गया कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर अगर हमें लाना है तो यहाँ हम एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे वर्क फंक्शन कह रहा था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस केस में हम दे रहे हैं बाय हीटिंग ए मटेरियल। नेक्स्ट होता है फील्ड इमिशन। तो हम यहाँ क्या करते हैं? हम बहुत स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है मेटल सरफेस से इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये दूसरा तरीका है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्रोवाइड कर दें, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटल सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाएं। थर्ड प्रोसेस है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का मतलब होता है व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी विल फॉल ऑन द मेटल सरफेस, देन जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिट होंगे। ओके, अभी मेरा ध्यान गया कि यहाँ इस लाइन के बाद ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी इधर आ गया है, तो मैं अंडरलाइन करती हूँ उस पार्ट को जो कंटिन्यूएशन में है, इसीलिए वो कन्फ्यूजन होगा। फिर लेट मी अंडरलाइन दैट पार्ट विद द डिफरेंट कलर। तो ये कंटिन्यूएशन में है इसके। इट मीन्स वी आर सेइंग व्हेन ए लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी fall on the metal surface, then the
is incident on the metal surface, then electrons will come out. So we should read it, when light of suitable high frequency is incident on the metal surface, electron will come out. जबकि on heating metal surface electron will come out. ओके, ये थोड़ा शिफ्टिंग हो गई इसके अंदर, बाकी तो ठीक है, बट यही चीज़ हम दोबारा भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट यहाँ थोड़ा आगे पीछे हो भी गया है प्रिंटिंग में तो नो इशू, मैं आपको आगे एक्सप्लेन यही करने वाली हूँ। तो ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने पढ़ा 3 इमिशन थे, थर्मियोनिक मतलब हीट, फील्ड माने बहुत हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड आप अप्लाई कर दें, या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यहाँ पर देखिए फोटो इलेक्ट्रिक के बाद इमिशन भी यहाँ पहुँच गया है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात हो रही है। सब जो शिफ्टिंग आई वो सारे पेपर पे ही शिफ्टिंग आ गई, तो यहाँ पे भी इसको भी मैं अंडरलाइन करती हूँ, दिस इज़ अ इन कंटिन्यूएशन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और ये हाईलाइटिंग ये भी समझ सकते हैं आप कि हमने यही चैप्टर के अंदर यही चीज़ डिस्कस करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की। द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी। सूटेबल फ्रिक्वेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और जब आप ये स्टेटमेंट लिखें या डेफिनेशन लिखें तो उसमें सूटेबल फ्रिक्वेंसी नहीं छोड़ना है। तो हम ये कहते हैं कि फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद इमिट होना शुरू हो जाते हैं, कब इमिट करेंगे, जब एक सूटेबल फ्रिक्वेंसी लाइट की या रेडिएशन की उस पर फॉल करेगी। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मेटल सरफेस से बाहर उनको कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन। उन्होंने जो करंट प्रोड्यूस की उसको कहेंगे हम फोटो करंट। ये जो इफ़ेक्ट है सबसे पहले ये हर्ट्ज और हॉलबेक ने इसको परफॉर्म किया था इस एक्सपेरिमेंट को, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल का सेटअप मैं अभी आपको शो करती हूँ। सो ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसमें एक साइड उन्होंने एक ओपनिंग छोड़ा, यहाँ पर कोई लाइट सोर्स होगा, इस लाइट सोर्स को भी अलग कलर से दिखाते हैं। तो ये एक लाइट सोर्स था, इस लाइट सोर्स से रेडिएशन आएंगी एंड दे विल हिट ऑन दिस सरफेस। इस साइड जो हमने एक प्लेट रखी है उसको हम बोल देते हैं कैथोड, दिस इज़ कॉल्ड एज कैथोड, और इस साइड जो हमने प्लेट रखी है उसे हम कहते हैं एनोड। तो ये कैथोड और एनोड जो है हमने दोनों तरफ रखी है। यहाँ पर कुछ बुक्स में दिखाया भी होता है, इनफैक्ट हम कह सकते हैं क्वार्ट्ज की एक क्लोज टू प्लेट लगी होती है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक शीट लगी होती है, मैं इसे दिखा देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर क्लोजिंग होती है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ओपन है। यहाँ पर एक क्वार्ट्ज की हमने कवरिंग या लिड जिसे आप बोल सकते हो, या एक शीट हमने प्रोवाइड कर रखी जिससे कि थ्रू लाइट तो अंदर आ सकती है, बट जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं उनको हम बाहर एस्केप आउट, वैसे वो होंगे भी नहीं एस्केप आउट उधर, वो कहाँ की तरफ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, और एनोड कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ हमने ये बाकी का सर्किट दिखाया हुआ है, ये हम माइक्रो एमीटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है एंड वी विल कनेक्ट दिस एंटायर सर्किट विद द रियोस्टेट। तो रियोस्टेट के साथ हमने कनेक्शन किया है, इसको कहते हैं हम कम्यूटेटर, यानी हम इसके अंदर पोलैरिटी बदल सकते हैं, एनोड को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बना सकते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं कि कैथोड को तो आप फिक्स रखें, यानी कि कैथोड को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो कैथोड तो फिक्स रहेगा, लेकिन एनोड जो है अगर इस साइड रहेगा तो हाई पोटेंशियल पे रहेगा, और जैसे जैसे घटता चला जाएगा तो उसकी पोलैरिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल को वेरी करा सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअली परफॉर्म कैसे हुआ। सबसे पहले लाइट सोर्स जो था आउटसाइड जो रखा हुआ था, वहाँ से लाइट रेडिएशंस आई, वेव्स आई, रेडिएशंस जो हैं इंसिडेंट हुई कैथोड पे। कैथोड पे वो सफिशेंट अमाउंट की सफिशेंट फ्रिक्वेंसी तक अगर नहीं कोई भी रेडिएशन आएगी, तो यानी सूटेबल फ्रिक्वेंसी तक नहीं होगी, तो कोई भी लाइट रेडिएशन या कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इमिट नहीं होंगे कैथोड से, वो नहीं इमिट होंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पर जब फॉल हुए तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होना शुरू हुए। तो बेसिकली ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, और एनोड जो था वो आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो सब एनोड की तरफ मूव करना शुरू हो गए। तो एनोड इन्हें अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा, लेकिन कब तक अट्रैक्ट करेगा, जब तक उसके पास एक सफिशिएंट हाई पोटेंशियल है। अब क्योंकि हम यहाँ पे कम्यूटेटर लगा रहे हैं, और वो इसलिए इसी पर्पज़ के लिए लगा रहे हैं कि एनोड को हम इसकी पोलैरिटी को हम वेरी कर सकें, यानी कि उसको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वेरी कर पाएँ, तो हम इसकी पोटेंशियल को घटाना शुरू कर देते हैं। जब आप इसे घटाना शुरू करोगे तो एक पॉइंट आएगा जब ये इट विल बिकम नेगेटिव, और ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन उसके बाद ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग दी टर्मिनल ए, यानी कि एनोड पर पहुंचना बंद कर दें, उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो वी कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है एनोड का, इट इज़ दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द एनोड
फॉर विच द फोटो करंट विल बी ज़ीरो। फोटो करंट किसे बोल रहे हैं हम? फोटो करंट वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इमिट हुए। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जब सरफेस पे रेडिएशन फॉल हुई तो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और इलेक्ट्रॉन्स ने एक फोटो करंट बनाई, लेकिन वो फोटो करंट ज़ीरो हो गई कब? जब एनोड कहाँ पहुँचा? नेगेटिव पोटेंशियल पे पहुँचा। नाउ इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हम कुछ टर्म्स डिफाइन भी कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, यानी बिफोर इट नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। तो दिस इज द मिनिमम फ्रिक्वेंसी of the incident radiation which is just sufficient to eject an electron from the metal surface. तो just sufficient है ये। if the frequency is less than this no electron will be emitted। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। और ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी सभी मेटल्स के लिए सेम नहीं होती, अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग सरफेस के लिए, मेटल सरफेस के लिए अलग अलग वैल्यू देती है। तो फॉर डिफरेंट मेटल इट विल हैव द डिफरेंट वैल्यू। नाउ व्हाट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ? द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हुआ वही आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, नाउ ये तो मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। दिस इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द एनोड फॉर विच द फोटो करंट विल बिकम ज़ीरो। यानी इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पर जाना बंद कर देंगे और इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसी को हम बोलते हैं कट ऑफ वैल्यू, यानी एनोड की कट ऑफ वैल्यू। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी डिफरेंट कंक्लूजन पॉइंट जो इस एक्सपेरिमेंट से या जो हमें निकल के हमें जो मिला, जो हमने रिजल्ट्स जो हमें मिले वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन दी लाइट। तो हम इफेक्ट ले लेते हैं किसका? फोटो करंट का। तो यहाँ मैं इस एक्सिस की तरफ लिख देती हूँ फोटो करंट। तो एक साइड मैंने फोटो करंट ले लिया है और दूसरी तरफ ले लिया इंटेंसिटी। बाकी सभी पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी हम इसमें बाकी वेरिएशन फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर जो सोर्स है, इंटेंसिटी इनफैक्ट हम कैसे बढ़ाएंगे वो मैं बताऊंगी, लेकिन हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस को हमने कांस्टेंट रखा है, एक्सेलरेशन पोटेंशियल को हमने कांस्टेंट रखा है। तो वो यहाँ पे लिख दिया है कि फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन एंड एक्सेलरेशन पोटेंशियल, यानी कि जो गिवन पोटेंशियल है, कैथोड पोटेंशियल जिसको बोल रहे हैं, वो फिक्स है और फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है और कैप्ड फिक्स, लेकिन इंटेंसिटी को वेरी कर रहे हैं। लेकिन इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएं? इंटेंसिटी हम बढ़ा सकते हैं बाय ब्रिंगिंग द सोर्स क्लोज टू द कैथोड। तो यानी आप देखिए ये सोर्स पहले दूर था, जब ये सोर्स दूर था तो कम जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी वो कम थी, कम लाइट यहाँ तक पहुँच रही थी कैथोड तक। लेकिन जैसे ही आप सोर्स को काफ़ी क्लोज ले आएंगे तो इंटेंसिटी जो है लाइट की वो बढ़ जाएगी और उस वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने चाहिए। तो हम सिंपली कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ इंक्रीज्ड। हमने कैसे इंक्रीज़ की? बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द कैथोड। तो सोर्स ऑफ लाइट और कैथोड के बीच का डिस्टेंस हमने घटा दिया, और जब हमने घटाया तो जो फोटो करंट थी वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, यानी कि फोटो करंट बढ़ गई विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी। आप सोर्स को पास लेके आए, सोर्स पास आया तो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन जो था वो इंक्रीज़ हो गया। इलेक्ट्रॉन इमिशन इंक्रीज़ होगा तो फोटो करंट अपने आप इंक्रीज़ होगा, क्योंकि फोटो करंट किस वजह से आ रही थी? इलेक्ट्रॉन्स जितने इमिट हो रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यू कैन से सेकेंड, ये डिफाइन करते हैं हम। फोटो करंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो ये इंक्रीज़ होना शुरू हो गए कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में इमिट हो रहे हैं वो पहले कम हो रहे थे, कम इंटेंसिटी पर, ज़्यादा इंटेंसिटी पर ज़्यादा इमिट होना शुरू हो गए। दूसरा इफेक्ट देखते हैं कि हम इफेक्ट देख रहे हैं अब कि पोटेंशियल का क्या फ़र्क पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब देखिए हमने कहा कि एक पोटेंशियल तो हम फिक्स रख सकते हैं कैथोड की पोटेंशियल को, लेकिन एनोड की पोटेंशियल को हम वेरी करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ जो डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि वेरी तो सिर्फ एनोड की पोटेंशियल कर रही है, तो एक एक्सेस पे हम ले लेते हैं एनोड पोटेंशियल और दूसरे एक्सेस पे अगेन हम लेंगे फोटो करंट। सो अब पोटेंशियल एनोड का इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। तो सपोज मैं कहती हूँ यहाँ मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ जहाँ पे एनोड पोटेंशियल हो जाता है V0, और हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन किया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पॉइंट है जहाँ पर फोटो करंट क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो अगर ये वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, V0 से डिफाइन कर देती हूँ, तो यहाँ पर फोटो करंट क्या हो जाना चाहिए? ज़ीरो। लेकिन ये फोटो करंट डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए आपको डिफरेंट वैल्यू देगा। सो इंटेंसिटी 1 कह देते हैं इसको, इंटेंसिटी 2 कह देते हैं और इंटेंसिटी 3 कह देते हैं। तो अभी क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे जैसे आपने एनोड पोटेंशियल को घटाया
तो आपका फोटो करंट कम होता, पहले तो सैचुरेटेड था लेकिन फोटो करंट कम होता चला गया एंड फाइनली इट विल बिकम जीरो एट सर्टेन नेगेटिव वैल्यू। किसी नेगेटिव एनोड वैल्यू पर ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और इस वैल्यू को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे थे। लेकिन ये तो तब था जब एक ही इंटेंसिटी थी आपके पास, मगर अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो यू विल नोटिस कि सैचुरेशन आपको अलग पॉइंट पे मिला, यानी आपकी फोटो करंट तो बढ़ गई। जैसे हम यहाँ बोल रहे थे कि फोटो करंट इंक्रीज कर रही है जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। सपोज आपने I1 की जगह इंटेंसिटी I2 ले ली, ज़्यादा इंटेंसिटी ले ली, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका सैचुरेशन यानी फोटो करंट भी इंक्रीज हुआ। I3 लिया तो फोटो करंट फिर इंक्रीज हो गया। लेकिन इन तीनों ही केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो सेम है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिटी भले ही आप वेरी करो लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा। यही हाइलाइटेड पॉइंट्स मैंने यहाँ पर शो किए हैं कि फॉर सर्टेन पॉजिटिव एनोड वैल्यू के लिए मैक्सिमम करंट क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी। यहाँ देख रहे हैं आप कि जब आपने एनोड को पॉजिटिव बनाया तो करंट सैचुरेट हो गई, और जब ये सैचुरेशन पॉइंट दिखाया है तो अब ये सोचिए I1 के केस में मैंने क्या क्या कांस्टेंट रखा, I1 यानी इंटेंसिटी, इसको हम कह दें इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे। तो अगर आपने ये एक कर्व के लिए, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो यू विल फाइंड कि इंटेंसिटी बढ़ने पर आपकी फोटो करंट इंक्रीज हो गई, और वो हमें यहाँ पे भी शो कर रहे हैं, वो यहाँ पर भी, दोनों ग्राफ शो में हो रहा है शो। लेकिन मेनली ये ग्राफ किस पर्पज़ के लिए बनाया, ये एनोड पोटेंशियल के पोटेंशियल का रिलेशन बताने के लिए बनाया। तो अगर हम एक पोटेंशियल का रिलेशनशिप लेते हैं तो हम कहेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए तो सैचुरेशन आया, नेगेटिव पोटेंशियल के लिए फोटो करंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब एनोड पोटेंशियल, इसको सर्किट पे आपके सामने में एक बार डायग्राम फिर से लाते हैं कि एनोड पर पहले इलेक्ट्रॉन्स रीच कर रहे थे, और वो किस वजह से पहुंच रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है और एनोड उस वक्त पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हुआ और नेगेटिवली भी सफिशिएंटली नेगेटिव चार्ज हुआ, इतना कि वो आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको रोक सके, क्योंकि उसको अपोज कर सके, रादर ये कह सकते हैं कि इनको रिपल्शन तो देगा लेकिन वो जब तक वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाती है तब तक वो इस तक पहुंचते रहेंगे। तो हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसके इक्वल बना दी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल, और फिर उसके बाद जो है बल्कि स्टॉपिंग जो पोटेंशियल वहाँ पे क्रिएट हो रहा था वो उसका एक रिलेशनशिप भी मैं लिख देती हूँ। तो हम इसको बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए बोलते हैं ½ शुड बी इक्वल टू EV0। तो पोटेंशियल जो था वो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल इज योर EV0, यानी इसको भी हमें एनर्जी की फॉर्म में ही लाना था। एनर्जी को ही आप एनर्जी से इक्वेट कर सकते हो। ये कह सकते हैं हम कि वो जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और इन अदर वे यू कैन ऑल्सो से दैट कि जो वर्क परफॉर्म हुआ ये एक वर्क परफॉर्म हुआ है बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल ने एक वर्क परफॉर्म किया मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टू स्टॉप देम, और ये जो वर्क था ये किसके इक्वल होना चाहिए, उनकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। जब तक ये उसके इक्वल नहीं होगा तब तक वो स्टॉप नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने इसी ग्राफ से कंक्लूड किया था वो मैंने एक्सप्लेन किया कि V0 जो है वो सेम रहेगा इवन दो यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि फॉर द गिवन फ्रिक्वेंसी, किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए इंसिडेंट रेडिएशन जो है रेडिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो V0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ I, तो V0 जो है इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या अभी हमने रिलेट किया कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होती है। तो या तो काइनेटिक एनर्जी बोलो या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद फ्रिक्वेंसी। देखिए अब तक हमने दो चीज़ें वेरी करी थी। सबसे पहले केस में हमने इंटेंसिटी वेरी की, दूसरे केस में हमने पोटेंशियल वेरी किया, एनोड पोटेंशियल को वेरी किया। अब थर्ड केस में हम फ्रिक्वेंसी वेरी कर रहे हैं। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी वेरी करते हैं यानी कि सबसे पहले V3 मान लेते हैं, वो बड़ी है V2 से और वो बड़ी है μ1 से, तो इन तीनों के लिए जो फ्रिक्वेंसी डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वेरी कर जाएगा। तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी में मैंने यहाँ पे सबसे पहला V3 मान लिया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो V03 कह देते हैं उसको, वो ग्रेटर हो जाएगा, यानी 3 वाली फ्रिक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, 2 वाली के लिए उसके लिए कम, उससे भी कम, और लास्ट वन इज़ फॉर 0-1। तो सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। इसी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट मैं ग्राफ बनाती हूँ एक,
सो एंड इफ़ यू सी द ग्राफ, सो दिस साइड अगर हम ले लेते हैं एनोड पोटेंशियल, दिस इज एनोड पोटेंशियल, और हम इसको लें, ये सैचुरेशन पॉइंट है, इसको कह देते हैं हम सैचुरेशन पॉइंट, या सैचुरेशन करंट भी बोल सकते हो, हम इसे करंट ही बोलते हैं क्योंकि इस तरफ फोटो करंट है। सो इफ़ यू हैव दिस सिचुएशन एंड यू टेक डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, तो पहली फ्रिक्वेंसी के लिए ν1, दूसरी फ्रिक्वेंसी के लिए यू हैव सैचुरेशन पॉइंट विल रिमेन सेम, सैचुरेशन पॉइंट नहीं बदल रहा है, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फ्रिक्वेंसी ν1 के लिए, ये ν2 के लिए सेम, यू कैन टेक इट फॉर द फ्रिक्वेंसी ν3 के लिए, एंड ये पोटेंशियल हो गया 0.2, ये पोटेंशियल हो गया 0.3, और ये पोटेंशियल था 0.1, और ये सब नेगेटिव है। तो हर एक केस में हमें तीनों डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के लिए हमें तीनों डिफरेंट हमें पोटेंशियल्स मिल रहे हैं, और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने फ्रिक्वेंसी बढ़ाई वैसे वैसे नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एनोड पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रही है। एंड ऑन दिस साइड आई एम कीपिंग द इंटेंसिटी सेम, तो आई सेम है, सेम इंटेंसिटी है, यानी लाइट की हमने इंटेंसिटी नहीं बदली, लेकिन अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट हमने डाली। इंटेंसिटी कैसे नहीं बदली, जिस जगह पर सोर्स था हमने सोर्स को उसी पॉइंट पर रखा हुआ है, तीनों फ्रिक्वेंसीज के लिए, ν1 के लिए भी, ν2 के लिए भी, ν3 के लिए। तो वी गॉट टू नो कि हर बार हर फ्रिक्वेंसी जो है उसी पॉइंट पर जाकर सेचुरेट हो रही है, लेकिन हर एक के लिए डिफरेंट सेचुरेशन पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आ रहा है, और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी। इसी में एक और ग्राफ बनता है, ये दोनों में से आप कोई भी शो कर सकते हो, दोनों ही वैलिड हो जाते हैं। तो यहाँ मैं ए मेटल की बात कर लूँ और ये मैं बी मेटल की बात कर लूँ, इसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ν0 कह दें, इसके लिए ν0 डैश कह दें। तो यहाँ इस सरफेस पे बना हुआ है फ्रिक्वेंसी, और इस तरफ आपका बना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो क्या कहना चाह रहे हैं अब हम, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ रहा था आपकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही थी, तो हम यही कहना चाहते हैं जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हुआ वैसे वैसे आपकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ी। लेकिन वो बढ़ने वाला इफेक्ट भी कब आया, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बाद, यानी एक कट ऑफ वैल्यू होगी फ्रिक्वेंसी की जिसके नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा। तो वी नीड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू या कट ऑफ वैल्यू ऑफ द फ्रिक्वेंसी आफ्टर विच द इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। और सी फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोल रहे थे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसीज की डेफिनेशन भी हमने देखी थी, और यही बात वो यहाँ कह रहा है कि फॉर फ्रिक्वेंसी न्यू लेस देन द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल टेक प्लेस, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। तो लेस देन होगा, तो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड। एंड जो ऊपर वाला पॉइंट था वो ये कहता है दैट द फ्रिक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो वेरी कर रहा है डायरेक्टली लीनियरली विद फ्रिक्वेंसी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रिक्वेंसी के साथ लाइन लेंथ वाइज जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, वही चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। तो दोनों में से कोई भी ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। तो अब ये था हमारे आउटकम या रिजल्ट्स फॉर दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इन्हीं को यहाँ मैंने कंक्लूड करके अलग से लिख दिया है। क्या क्या लॉस थे, सबसे पहला लॉ था कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, कोई भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल के लिए इंटेंसिटी के फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी हो गई। दूसरा कहा था हमने कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लो उसे या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह लो, वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिटी भले ही बढ़ती रहे लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा। कौन सा था ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी तो भी। नेक्स्ट पॉइंट बोला नो इमिशन बिलो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, नो इमिशन बिलो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। सो तब जब तक आपको ये फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी, ये ν0 वैल्यू नहीं मिलेगी, तब तक कोई इमिशन नहीं है। तो यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक कोई इमिशन नहीं, इमिशन उसके बाद शुरू हुआ, तो उसके बाद शुरू हो रहा है। एंड द लास्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी अपरेंट टाइम लैग। ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहा गया है। द मोमेंट द लाइट विल फॉल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना शुरू हो जाते हैं। तो टाइम लैग जो कहा जाता है 10⁻⁹ सेकंड का कहा जाता है, तो इसे अप्रॉक्सीमेटली इंस्टेंटेनियस प्रोसेस ही माना जाता है। और ये इस एक्सपेरिमेंट के मेन आउटकम्स थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फेल हो गया, वेव थ्योरी से कोरिलेट नहीं कर पाया। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।